तो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्ट रिच क्लासेस में। और मैं सजल गुप्ता आज आपके बीच उपस्थित हुआ हूं पुनः हिंदी की क्लास को लेकर, जिसमें आज हम लोग रस के विषय में पढ़ेंगे कि रस क्या होता है और रस हमें क्यों पढ़ना आवश्यक है। क्या हमारे दैनिक जीवन में रस से हम रोज गुजरते हैं? अगर ऐसा है तो हिंदी में रस का एक बहुत बड़ा योगदान है, हमें रस को पढ़ने की आवश्यकता है। हमारे पास जो टॉपिक है वो है रस। तो सबसे पहले तो बात यही कि रस है क्या। चाहे हम सामान्यतः जो दैनिक जीवन में अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए रस का सेवन करते हैं, वो भी हमारे पास रस है। चाहे वो गन्ने का रस हो, मौसमी का रस हो या किसी का भी रस है। तो रस रस का सामान्य सा अर्थ है जो बह सके, जो तरल हो, जो पानी की तरह बहे, जो बह सके वह रस है। इसीलिए रस का अगर हम संस्कृत में एक सूत्र देखें तो हमारे पास रस्यते इति रसः, यानी जो बहे वही रस है। अब कैसे बहेगा? रस दिखाई तो देता नहीं है, रस तो एक भावना है। जो दिखाई देता है वो गन्ने का रस है, मौसमी का रस है या अन्य किसी का रस है। जबकि जो हमें हमें पढ़ना है वो हमें दिखाई नहीं देता। हिंदी में जो भाव है रस, तो हमारे पास भाषा होगी जो बहे वही रस है, जो बहे वही रस है। अर्थात किसी घटना को देखने, सुनने या समझने के बाद, देखने, सुनने या समझने के बाद मानव मन में जो भाव बहता है, जो भाव बहता है वही रस है। जो भाव बहता है वही रस है, वही रस है। यानी किसी घटना को देखने, सुनने या समझने के बाद मानव मन में जो भाव बहा है उसी भाव का नाम रस है। अब यहां पर हम आपको समझा दें कि भाव कैसे बहेगा। जैसे मान लीजिए आपने कोई कविता सुनी और वो कविता मान लीजिए आप कपिल शर्मा शो में है, तो आपने कुछ ऐसी कॉमेडी में चीजें देखी जिससे आपका मन प्रफुल्लित हो गया, हमें हंसी आई। तो वहां पर हमारे मन में उस घटना को देखने के बाद एक विशेष प्रकार का भाव जन्म लिया, हम खुश हो गए। अगर यहीं पर आप कभी किसी एक जानवर द्वारा दूसरे जानवर पर आप हमला देखें, जिसने एक जानवर ने दूसरे जानवर को, छोटे जानवर को मार दिया हो, मार लहू मांस उसके चीथड़े उड़ गए हों दूसरे जानवर के, तो उस समय आप देखोगे आपके मन में एक तो दुखी का भाव भी होगा। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप बहुत सारा मांस या किसी सड़े हुए मरे हुए जानवर को उस समय देखें, यानी जो जानवर सड़ रहा हो, कहीं पड़ा हो इधर उधर, है ना, बंजर भूमि में, तो आप उस समय आपके मन में जुगुप्सा का भाव यानी घिनौनेपन का भाव उत्पन्न होगा। तो हमारे मन में उस समय जो भाव है वो दूसरा भाव है। इसी प्रकार हम यहाँ पर यह भी कह सकते हैं कि अगर हमने किसी घटना को ऐसे देखा हुआ है कि मान लीजिए आप अभी 15 अगस्त आ रही है, उस समय आप देशभक्ति के गीत सुनेंगे या देशभक्ति पर जो कोई भी व्यक्ति भाषण या अन्य चीजें दे रहा होगा, उस समय हमारे मन में जो भाव उत्पन्न होगा वो थोड़ा वीरता का भाव होगा। और उस वीरता के भाव से हम समझ सकते हैं हमारे जो ब्लड होगा उसमें लालिमा आएगी, या चेहरे पे कह सकते हैं लालिमा आएगी। तो वहां पर वो वीर रस का भाव है। यानी अलग अलग घटनाओं को देखने के बाद हमारे मन में अलग अलग प्रकार के भाव उत्पन्न होंगे। तो किसी घटना को देखने, सुनने या समझने के बाद मानव मन में जो भाव उत्पन्न होता है उसी भाव का नाम रस है। जो बहता है वही रस है। अब हम लोग अगले टॉपिक पे इसी में प्रवेश करेंगे कि रस के पक्ष कितने हैं, यानी रस के कितने पहलू हैं। तो रस के हमारे पास दो पक्ष होंगे। एक तो देने वाला जो रस दे रहा है, एक रस ग्रहण करने वाला जो रस ग्रहण कर रहा है। यानी कि अगर आप गन्ने के रस की बात करें तो एक तो विक्रेता और एक क्रेता। तो क्रेता जिससे रस निकला और विक्रेता जिसने रस लिया। तो रस के दो पक्ष हैं, एक तो है कृति पक्ष और एक है पाठक पक्ष। कृति पक्ष क्या होगा? कृति मीन्स होता है रचना या किया हुआ,
कृत मीन्स क्या होता है, रचना या किया हुआ, यानी अर्थात जिससे रस निकले उसे कृतिपक्ष कहेंगे, जिससे रस निकले वह कृतिपक्ष होगा। और पाठक पक्ष कौन होगा, जो पढ़ रहा है, जो रस को खरीद रहा है, जो उस भावना को देख रहा है, तो पाठक पक्ष होगा पढ़ने वाला या रसग्राही, जिसने रस को ग्रहण किया है, अर्थात जो रस को ग्रहण करे वह होगा पाठक पक्ष। तो दो पहलू हो गए, दो पक्ष हो गए, एक तो कृति पक्ष और एक पाठक पक्ष। तो प्यारे विद्यार्थियों, इतना पढ़ने के बाद हम आपसे एक प्रश्न जरूर पूछेंगे, और आप हमारे वीडियो के माध्यम से जब भी आपको ये वीडियो देखे तो आप कमेंट करके ये बात जरूर बताइएगा कि रस सिद्धांत के निर्माता कौन है। आखिर वो कौन से विद्वान हैं जिन्होंने रस सिद्धांत की उत्पत्ति करवाई। तो रस सिद्धांत के जन्मदाता या निर्माता, रस सिद्धांत के निर्माता कौन है, तो रस सिद्धांत के निर्माता कौन है ये हमें बताना है। नहीं तो अगले वीडियो तक या इसी में हम बता देंगे लास्ट तक। फिलहाल में आप जरूर बताने का प्रयास करिए रस सिद्धांत के निर्माता कौन हैं या कौन थे, क्योंकि वर्तमान में तो नहीं है। कौन थे, रस सिद्धांत के निर्माता कौन थे। तो आपके पास ये एक प्रश्न है हमारी तरफ से, आपको ये बताना है कि रस सिद्धांत के निर्माता कौन थे। अब इसके बाद हम लोग आगे टॉपिक पढ़ते हैं। अगला टॉपिक हम लोगों के पास ये है कि रस के अंग कितने हैं। अंग कह लें या उसके चरण कह लें, उपांग कह लें, सीढ़ी कह लें, अवयव कह लें, जो कह पाओ। तो रस के कुल कितने अंग हैं। तो हमारे पास जो रस के अंग हैं वो चार हैं। एक तो है विभाव, दूसरा अनुभाव, तीसरा संचारी या व्यभिचारी भाव, और चौथा है स्थायी भाव, परमानेंट वाला भाव। तो यहां पर हम पहले विभाव समझा दें कि पहली बात तो यह कि रस के अंग, चरण, सोपान, अवयव जितने भी हैं वो चार हैं। जितने भी हैं वो चार हैं, विभाव, अनुभाव, संचारी या व्यभिचारी भाव और स्थायी भाव। अब यहां पर हमारे पास एक जो महत्वपूर्ण बात रह जाती है वो ये कि कौन से ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने रस के केवल तीन अंग ही स्वीकार किए हैं। ऐसे कौन से विद्वान हैं जिन्होंने रस के केवल तीन ही अंग स्वीकार किए हैं। तो एक नोट करके हमारे पास प्रश्न बन जाएगा कि, और यहां पर हम आपको बता भी दे रहे हैं, हमने अभी प्रश्न आपसे पूछा रस सिद्धांत के निर्माता कौन है। तो रस सिद्धांत के जो निर्माता हैं उनका नाम है आचार्य भरत मुनि। तो हम यहां लिख दे रहे हैं रस सिद्धांत के निर्माता, रस सिद्धांत के निर्माता आचार्य भरत मुनि। आचार्य भरत मुनि ने रस के केवल, रस के केवल तीन अंग, तीन अंग ही स्वीकार किए हैं, स्वीकार किए हैं। वे स्थायी भाव को, वे स्थायी भाव को रस का अंग नहीं मानते हैं, रस का अंग नहीं मानते हैं। अब प्रश्न ये कि अगर आचार्य भरत मुनि स्थायी भाव को रस का अंग नहीं मानते हैं तो क्या मानते हैं। तो कुछ तो स्थायी भाव को माना होगा, क्योंकि हम बचपन से स्थायी भाव पढ़ते आ रहे हैं, तो हम समझ पाएंगे उन्होंने उन्होंने स्थायी भाव को, उन्होंने स्थायी भाव को रस का लक्ष्य माना है। उन्होंने स्थायी भाव को
रस का लक्ष्य माना है और इसी की प्राप्ति के लिए, यानी किसकी प्राप्ति, लक्ष्य की, और इसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अन्य अंगों को, ये जो जितने भी 3 अंग बचे, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, रस की इसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अंग, ये उन्होंने स्थायी भाव को रस का लक्ष्य माना है और इसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अन्य अंगों को, अन्य अंगों को, अन्य अंगों को इसका साधन माना है, इसका साधन माना है। समझ पाएंगे, आचार्य भरत मुनि ने स्थायी भाव को लक्ष्य माना है कि अगर रस है तो जो स्थायी भाव होगा, जो अंतिम भाव होगा, वो एकदम परमानेंट होगा, रुका हुआ होगा, वो लक्ष्य है, टारगेट। और इस टारगेट की प्राप्ति करने के लिए अन्य अंगों को इसका साधन बताया है, विभाव, अनुभाव, संचारी या व्यभिचारी भाव और स्थायी भाव। तो इस तरह से जो रस सिद्धांत के निर्माता हैं, रस सिद्धांत के जो निर्माता हैं, वो आपके पास कौन है, आचार्य भरत मुनि। तो एक प्रश्न तो हमें यहां से ये तैयार हो जाता है। दूसरा ये कि आचार्य भरत मुनि ने रस के कितने अंग स्वीकार किए, तो उन्होंने 3 किए हैं। वैसे कुल कितने हैं, 4 हैं। स्थायी भाव भी रस का अंग है, लेकिन भरत मुनि के अनुसार पूछा जाए तो केवल 3 हैं। उन्होंने स्थायी भाव को क्या माना है, उन्होंने स्थायी भाव को लक्ष्य माना है और जिसकी प्राप्ति के लिए अन्य अंगों को इसका साधन बताया है। तो यहाँ पर इतनी बात हमें उम्मीद है आपको समझ में पूरी आई होगी। और अगर समझ में आई है तो अब हम लोग एक एक करके जितने भी हमारे पास जो रस के अंग बचे हैं, उनमें से एक एक करके हम रस के अंग का अध्ययन करना शुरू करेंगे। और हमारे पास जो रस का पहला अंग है वो आपको दिख रहा है, विभाव। तो रस का जो हमारे पास पहला अंग है उसका अध्ययन करेंगे। रस का पहला अंग है विभाव। तो विभाव हम लोग पढ़ेंगे और विभाव को पढ़ने के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर विभाव हेडिंग के रूप में बना लेंगे, फिर समझेंगे विभाव आखिर है क्या। विभाव, विभाव। तो पहले हम यहां पर आपको यह बता दें, विभाव शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, वी धन भाव। विभाव शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, वी धन भाव। वी का अर्थ होता है विशेष और भाव का अर्थ है भावना, यानी ऐसी घटना जिसे देखने, सुनने या समझने के बाद मानव मन में एक विशेष भावना पैदा हो, उसे कहते हैं विभाव। तो विभाव शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, बिल्कुल ऐसे ही हम लोग लिख लेंगे यहां पर। विभाव शब्द, विभाव शब्द 2 शब्दों, 2 शब्दों वी और भाव, इसे हटा देंगे। तो प्यारे विद्यार्थी, इतना जरूर आप काम करेंगे कि इसे साथ में आप लिखते जरूर चलेंगे, जितना संभव होगा उतना आप लिखते चलेंगे, तो चीजें आपके पास बहुत अच्छी तैयार हो जाएंगी। 2 शब्दों वी और भाव से मिलकर बना है, से मिलकर बना है, बना है। वी का अर्थ है, वी का अर्थ है, वी का अर्थ होता है विशेष। वी का अर्थ होता है विशेष और भाव का अर्थ है भावना, और भाव का अर्थ है भावना। अर्थात जहां किसी घटना को, अर्थात जहां किसी घटना को देखने, सुनने या समझने के बाद
देखने सुनने या समझने के बाद मानव मन में के बाद मानव मन में कोई विशेष भावना उत्पन्न हो जाए वहां विभाव का रूप होता है। वहां विभाव का रूप होता है। तो विभाव कहां होगा? जहां किसी घटना को देखने सुनने या समझने के बाद हमारे मन में एक विशेष भाव उत्पन्न होगा, वहां पर क्या होने वाला है? विभाव। जहां किसी घटना को देखने सुनने या समझने के बाद एक विशेष भावना जन्म लेगी, वहां विभाव होगा। अब जान लेंगे विभाव के भेद। तो विभाव के कितने भेद हैं? तो विभाव के प्रकार कितने हैं? विभाव के भेद कितने? विभाव के 2 भेद हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, जरा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि विभाव के कितने भेद हैं और कौन कौन से हैं। विभाव के भेद तो बताइए प्यारे विद्यार्थियों, विभाव के अगर हम लिख दें विभाव के 2 भेद हैं, तो कौन से 2 भेद हैं? बताइए जरा। विभाव के 2 भेद हैं। विभाव के 2 भेद हैं। कौन कौन से 2 भेद हैं? ये जरा बताइएगा। विभाव के 2 भेद हैं, नाम बताइए जरा। नंबर 1, नंबर 2। विभाव के कितने भेद हैं? विभाव के 2 भेद हैं। कौन कौन से? प्यारे विद्यार्थी जवाब जरूर दिया करें। आप कमेंट सेक्शन में जाकर जवाब दें। आपके कमेंट सर्वोपरि हैं, उन्हें पढ़ा जाएगा, उनसे निष्कर्ष निकलेगा, उनसे कुछ सीखा जाएगा, आपको भी सीखने का मौका मिलेगा। तो हमारे पास जो विभाव के भेद हैं वो 2 भेद होंगे। एक तो हमारे पास होगा आलंबन विभाव, और एक होगा उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। अब प्यारे विद्यार्थियों, यहां हम लोग समझेंगे आलंबन क्या होता है। ऐसे ही आपको बताते चले कि आलंबन का अर्थ होता है आधार, मजबूती, केंद्र। और उद्दीपन का अर्थ होता है उद्दीप्त करना, किसी को भड़का देना, उद्दीप्त करना, उसमें कुछ एक्स्ट्रा मान प्रेरित कर देना, वो होता है उद्दीपन विभाव। जैसे यहाँ पर आपको मान लीजिए, क्योंकि रस जो हम लोग पढ़ेंगे सामान्यतः मानो इस जीवन में रस को पढ़ने के लिए हमें नायक नायिका के उदाहरण लेने पड़ेंगे। तो अगर नायक नायिका किसी स्थान पर हैं और उस स्थान पर हल्की सी बारिश होने लगे या धीरे धीरे हवा, ठंडी हवाएं चलने लगे, तो वहां पर जो प्रेम प्रसंग है उसमें तीव्रता और आएगी। जो तीव्रता और आएगी तो वहां पर जो विभाव होगा वो उद्दीपन विभाव होगा। उसने उस प्रेम प्रसंग को और ज्यादा तीव्र कर दिया है। तो उद्दीपन विभाव क्या होता है कि जो प्रेरित करे, जो कुछ एक्स्ट्रा प्रदान करे, वो होता है उद्दीपन विभाव। जबकि आलंबन विभाव क्या होता है? आलंबन विभाव का मतलब है आधार, यानी उसकी उपस्थिति ही जिससे रस बनेगा। अगर किसी स्थान पर नायक नायिका ही ना हो तो रस बनेगा ही नहीं। तो आलंबन क्या है? यानी कि जिससे रस बनेगा, जो आधार है, जो बेस है हमारा, वो होता है आलंबन विभाव, यानी नायक नायिका का होना आलंबन विभाव है। लेकिन मान लीजिए कुछ फूलों की जो हमारे पास बगीचा है, या ठंडी हवाओं का चलना, या कुछ बारिश का होना, ये वहां पर किसका काम करेगा? उद्दीपन विभाव का। तो एक तो हमारे पास क्या हो गया? आलंबन विभाव, और एक हो गया उद्दीपन विभाव। तो हमारे पास अब अगली हेडिंग हम लोग बना लेंगे आलंबन विभाव। यहां पर हम लोग क्या सीखेंगे? नंबर 1 सीखेंगे आलंबन विभाव।
कि आलंबन विभाव क्या है। आलंबन विभाव आलंबन विभाव आलंबन विभाव आलंबन का अर्थ होता है आधार, यानी कि वह जिससे रस तैयार होगा, यानी आधार का अर्थ है नायक नायिका की उपस्थिति। नायक नायिका की जो उपस्थिति होगी वही आलंबन विभाव होगा, जो रस का आधार होगा। तो आलंबन विभाव में हम लोग लिख लेंगे, आलंबन का अर्थ होता है आधार। आलंबन का अर्थ क्या है? आधार। आलंबन का अर्थ होता है आधार, अर्थात जो रस का आधार है, अर्थात जो रस का आधार है, अर्थात जो रस का आधार है, रस का आधार है, वही आलंबन विभाव है, वही आलंबन विभाव है, आलंबन विभाव है ना। तो नायक नायिका का होना, तो यहां हम जान लेंगे कि नायक नायिका अगर नहीं है तो रस रस यहां होगा ही नहीं। तो नायक नायिका का होना, नायक नायिका का होना आलंबन विभाव है, आलंबन विभाव है। अब नायक नायिका का होना अगर आलंबन विभाव है तो आलंबन में भी दो भाग हो जाएंगे, एक नायक के आधार पर, एक नायिका के आधार पर। तो इसके भी दो भाग होंगे, एक तो होगा जिसमें नायक एक पक्ष होगा, एक पक्ष हमारे पास नायिका होगा। तो इसके भी दो भाग होंगे, दो भेद होंगे। एक हमारे पास क्या हो जाएगा, एक होगा आपके पास जिसमें विषय और एक होगा आश्रय। एक होगा विषय, एक होगा आश्रय। अब विषय आश्रय क्या होता है? विषय का मतलब है केंद्र और आश्रय का अर्थ है सहारा। आलंबन के भी हमारे पास, चलिए लिख लेते हैं, आलंबन के भी हमारे पास दो भेद होंगे। आलंबन विभाव के दो भेद हैं, आलंबन विभाव के दो भेद हैं। कौन से दो भेद हैं? पहला होगा आपके पास आश्रय, सॉरी, पहला होगा आपके पास विषय यानी केंद्र, और दूसरा आपके पास होगा आश्रय। तो यहां पर हम लोग ये समझ पाएंगे विषय का अर्थ क्या है। विषय का अर्थ है प्यारे विद्यार्थियों केंद्र, और आश्रय का अर्थ क्या है? आश्रय का अर्थ है सहारा। आश्रय का अर्थ क्या है? सहारा। तो विषय क्या है, केंद्र क्या है, समझेंगे। अगर किसी स्थान पर नायक और नायिका दोनों उपस्थित हैं, अगर यहां पर नायक नायिका में से सपोज कीजिए नायक ने हमारे पास क्या है, उस रस की या प्रेम की शुरुआत अगर किसने की है, नायक ने, तो वास्तव में नायक जो शुरुआत करेगा, जो शुरुआत करेगा वो हमारे पास क्या होगा, विषय केंद्र, और जो बचेगा भाग वो हमारे पास आश्रय होगा यानी सहारा, जिसके सहारे होगा। अगर ये शुरुआत नायिका करे तो नायिका केंद्र होगी और नायक सहारा होगा यानी आश्रय।
शुरुआत अगर नायक करेगा तो नायक विषय होगा, नायिका आश्रय होगी। यानी शुरुआत करने वाला विषय होगा और जिसके लिए किया जाएगा वो आश्रय होगा। तो यहां पर विषय को हम लोग समझ लेंगे, यानी कि जो केंद्र है, या ऐसे समझ लो जो केंद्र है हमारे पास, या ये कह लो जो मुखिया है, उस रस के लिए जो मुखिया है वो हमारे पास क्या होगा, विषय, और जो सहारा है वो आश्रय होगा। तो केंद्र या विषय के विषय में हम लोग पहले समझने का प्रयास करेंगे। पहले विषय समझ लेंगे। विषय, और विषय में हम लोग ये जान लेंगे, यदि नायिका को देखकर, नायिका को देखकर नायक उसकी तरफ, उसकी तरफ पहले आकर्षित हो जाए, पहले आकर्षित हो जाए, हो जाए, तो अब देखो, नायिका को देख के नायक आकर्षित हुआ है, तो वास्तव में अगर नायिका ना होती तो नायक आकर्षित हो ही नहीं पाता। तो नायिका क्या है, मुखिया कौन है इसमें, नायिका। केंद्र की भूमिका कौन निभा रहा है, नायिका। तो यदि नायिका को देखकर नायक उसकी तरफ पहले आकर्षित हो जाए तो नायिका, तो नायिका विषय हुई, तो नायिका विषय हुई और नायक आधार, आश्रय, और नायक आश्रय। अगर नायिका को देख के नायक पहले आकर्षित होगा तो नायिका केंद्र होगी, नायक आश्रय होगा। अगर वो नायिका ना होती तो नायक किसे देख के आकर्षित होता, वहां पर जिसकी उपस्थिति अनिवार्य है वो विषय है, वो केंद्र है। दूसरा, इसके बाद हम लोग आगे क्या समझ लेंगे, अगर आप ये जरूर लिख लीजिएगा, ये लिखते रहिएगा, आलंबन विभाव। तो आलंबन का अर्थ क्या होता है, आधार, यानी कि जिसकी उपस्थिति सर्वमान्य है, जिसकी उपस्थिति सर्व प्रिय है, उसकी उपस्थिति के बिना तो रस होगा ही नहीं। अब दूसरा हम लोग क्या समझ लेंगे, दूसरा हम लोगों के पास है विषय, विषय के बाद दूसरा है हमारे पास आश्रय, आश्रय, आश्रय। हाँ, आश्रय का और विषय का अर्थ जरूर लिखते चलिए, हमने इसलिए साइड में अलग से पहले ही लिख रखा है, तो मुझे दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने लिख के बताया है। आश्रय, आश्रय का अर्थ क्या होता है, सहारा। हमने लिखा हुआ आश्रय का अर्थ क्या है, सहारा। तो यहां पर हम लोग क्या समझेंगे, यदि नायक को देखकर, भाषा को थोड़ा चेंज कर ले, नहीं भी चेंज करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां पर हमने एक ही बात में, एक ही वाक्य में दोनों बातें बोलने की चेष्टा कर ली है कि विषय भी समझा है और आश्रय भी समझा है। यहां पर भाषा को थोड़ा चेंज कर लेंगे, अगर उचित समझे तो, नहीं तो ना चेंज करो, तो फिर हमें ये लिखने की जरूरत ही नहीं, इसमें ही समझ में आ गया आश्रय कौन होगा। यदि नायक को देखकर, नायक को देखकर देखकर नायिका, नायक को देखकर नायिका उसकी तरफ, उसकी तरफ पहले आकर्षित हो जाए, उसकी तरफ पहले आकर्षित हो जाए, आकर्षित हो जाए, तो अब देखो, नायक को देख के नायिका आकर्षित हुई, तो सेंटर कौन है, नायक। क्योंकि नायक अगर ना होता तो नायिका आकर्षित हो ही नहीं पाती। पहले आकर्षित हो जाए तो नायक विषय हुआ, तो नायक विषय हुआ,
विषय हुआ और नायिका आश्रय, और नायिका आश्रय। अगर नायिका नायक को देख के नायिका आकर्षित हुई है तो नायक केंद्र है, नायक विषय है और नायिका जो है वो आश्रय है। और सीधी सी बात समझेंगे, केंद्र और विषय और आश्रय में जिसके लिए कोई आकर्षित होगा वो विषय होगा, जो आकर्षित होगा वो आश्रय होगा। क्योंकि अगर नायिका ना होती तो नायक आकर्षित नहीं होता। इसलिए नायिका जो है वो हमारा केंद्र है, मुखिया वही है, विषय वही है और नायक आश्रय है। वहां पर नायिका आकर्षित हुई है नायक को देख के, तो नायक विषय है और नायिका आश्रय है। तो उम्मीद करते हैं विद्यार्थियों इतनी बात आपको समझ में आई होगी। और यहाँ पर इसको समझने के लिए हम यहाँ पर एक उदाहरण जरूर देने का प्रयास कर लेंगे। इसको यहाँ पर रब कर देते हैं ताकि हम उदाहरण को लिख पाए और यहाँ समझेंगे कौन विषय है, कौन आश्रय है। ठीक है, और उसी में बाद में हम लोग उद्दीपन विभाव को भी समझेंगे। उसके लिए हम दूसरा उदाहरण का प्रयोग कर लेंगे, दूसरे उदाहरण का प्रयोग कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों के पास जो उदाहरण होगा वो हम एक उदाहरण लिख ले रहे हैं। तुलसीदास जी की रचना है, लता ओट सब सखिन लखाए। लता ओट सब सखिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए। श्यामल गौर किशोर सुहाए। देखिए एक चीज का ख्याल रखेंगे, जिसको जिस भाषा में जिन शब्दों से लिखा गया है मूल पंक्ति में हम वैसे ही लिख रहे हैं। श्यामल में सा ऐसे ही बना है, किशोर में सा ऐसे ही बना, हम बिल्कुल वही लिखेंगे। और ये जो रचना है वो तुलसीदास जी की है, तुलसीदास जी की है रचना। तो ये उस समय की के लिए लिखा गया है रामचरितमानस में, जब भगवान श्री राम को जो स्वयंवर हो रहा था, सीता स्वयंवर, उसमें जब आमंत्रित किया गया और वहां पर सीता जी भगवान श्री राम जी को देखकर इतनी आकर्षित हो गई कि वहां पर जो भी तुलसीदास जी ने लिखा है, जैसे लता ओट सब सखिन लखाए। लता का अर्थ हो गया यहाँ बाग बगीचा, और जो बगीचे में फूल पत्ती वाली लताएं हैं, लता ओट सब सखिन लखाए। तो यहाँ पर जो सीता जी हैं अपनी सब सखियों के साथ बहुत ज्यादा प्रसन्नचित हैं, है ना। उनके मन में कुछ भाव उत्पन्न हुए हैं। किसके लिए उत्पन्न हुए हैं? श्यामल गौर किशोर सुहाए, है ना। जो भगवान राम के रंग को बताया गया है कि गोरे रंग के जो भगवान श्री राम हैं, उनको देख करके उनके मन में खुशी का भाव उत्पन्न हुआ है या प्रेम का भाव उत्पन्न हुआ है। इसलिए यहाँ पर हम लोग ये समझेंगे कि सीता जी आकर्षित हुई हैं किसे देखकर? राम जी को देख के। तो यहाँ पर वास्तव में जो राम जी हैं वो हमारे पास क्या होंगे? केंद्र होंगे, विषय। क्योंकि भगवान राम को देख करके सीता जी आकर्षित हुई हैं। तो श्यामल गौर किशोर सुहाए, तो ये किशोर जो शब्द है यहाँ पर वास्तव में ये कौन होंगे हमारे पास? विषय, विषय, केंद्र। और लता और सब सखिन लखाए, तो सब सखिन ये क्या है? जितनी भी सहेलियां हैं वो सब आकर्षित हुई हैं। तो यहां पर हमारे पास ये क्या होगा? आश्रय। यानी भगवान श्री राम को देखकर जो आकर्षित हुआ है तो वो आश्रय है, और राम जी को देखकर आकर्षित हुआ है इसलिए विषय है। हालांकि इसमें इस प्रेम प्रसंग को, इस पूरे जो प्रकरण है उसे बढ़ावा देने के लिए प्रकृति का भी सहारा लिया गया है। और उस प्रकृति में जिसका सहारा लिया गया है वो प्रकृति में किसका सहारा लिया गया? लताओं का।
लता ओट, इसका सहारा लिया गया। तो ये उस समय जो भी प्रकरण था उसकी तीव्रता को और ज्यादा बढ़ा रहा है। इसको हम लोग अगले टॉपिक में समझेंगे। जो तीव्रता को बढ़ाए उसे उद्दीपन विभाव कहते हैं। क्योंकि हमारे पास अभी विभाव है, ठीक है, और विभाव के हमने दो भेद पढ़े, एक आलंबन विभाव, एक उद्दीपन विभाव। तो आलंबन विभाव में भी दो पढ़ लिए, एक विषय एक आश्रय। अब उद्दीपन विभाव जो हम पढ़ेंगे, क्योंकि विभाव के दो भेद हैं, आलंबन और उद्दीपन। तो उद्दीपन मतलब जो उस प्रकरण को और ज्यादा उद्दीप्त कर दे। तो यहां पर जो लता ओट है, जो लता ओट है, वास्तव में जो लताएं हैं ये यहाँ किसका काम कर रही हैं? उद्दीपन विभाव का। अभी हम बिल्कुल जस्ट अभी उद्दीपन विभाव पढ़ेंगे तो आपको बात समझ में आ जाएगी। उद्दीपन विभाव यानी कि किसी रस में, किसी घटना में प्रकृति का या किसी अन्य का वह रोल जो वहां के प्रकरण की तीव्रता को और तेज कर दे, वो क्या कहलाएगा? उद्दीपन विभाव। तो यहां पर प्यारे विद्यार्थियों इस उदाहरण को जरूर लिखिएगा, उदाहरण को समझने का प्रयास करिएगा। और दूसरा हमारे पास जो अब भाग बन जाएगा वो क्या हो जाएगा? उद्दीपन विभाव। हम लोगों ने ये लिखा कि विभाव, विभाव के हमारे पास दो भेद होंगे, एक आलंबन विभाव और एक उद्दीपन विभाव। विभाव हम पुनः समझा दें, अगर बाई चांस किसी के मन में कोई भी जरा भी संशय या भ्रम रह गया है तो विभाव, विभाव के दो भेद, एक आलंबन एक उद्दीपन, एक आलंबन एक उद्दीपन। आलंबन विभाव, आलंबन विभाव, आलंबन विभाव इसके भी दो भेद, एक विषय एक आश्रय। तो हमने विषय आश्रय तक पढ़ा। यहां पर अब हमारे पास किसकी बारी आ जाएगी? उद्दीपन विभाव की। विभाव के दो भेद, आलंबन विभाव उद्दीपन विभाव, आलंबन के दो भेद विषय आश्रय। अब हम लोग पढ़ेंगे उद्दीपन विभाव। तो उद्दीपन विभाव देखिएगा क्या होता है उद्दीपन विभाव। तो इस उदाहरण को जरूर लिखिएगा, समझिएगा कि क्या हमें कैसे समझना है, कैसे रसों को समझना है, कैसे उस पर बढ़िया कमांड बनानी है। तो अब हमारे पास आ जाएगा उद्दीपन विभाव। उद्दीपन विभाव, उद्दीपन विभाव का अर्थ है उद्दीप्त करना, तेज करना, बढ़ा देना। तो जहां किसी घटना को देखने, सुनने या समझने के लिए वहां पर कुछ ऐसा प्रकृति का रोल प्ले करवाया जाए जिससे वहां का जो प्रकरण है, जो माहौल है, उसकी तीव्रता बढ़ जाए, उसे क्या कहेंगे? उद्दीपन विभाव। तो उद्दीपन विभाव में प्यारे विद्यार्थियों हम लोग क्या समझेंगे? उद्दीपन का सबसे पहले तो अर्थ समझ लीजिएगा, सीधे सीधे लिख ही लेते। उद्दीपन का अर्थ है उद्दीप्त करना या बढ़ा देना। उद्दीपन का अर्थ है उद्दीप्त करना या बढ़ा देना, या बढ़ा देना। अर्थात वह कारक जो नायक नायिका के मन को, जो नायक नायिका के मन को बढ़ा दे, वह उद्दीपन विभाव होगा, वह उद्दीपन विभाव होगा, वह उद्दीपन विभाव होगा। तो इसकी पहचान हम लोग कैसे कर पाएंगे?
कि कहाँ उद्दीपन विभाव होगा, यानी वह कारक होगा जो नायक नायिका के मन की चेष्टा को, उनके बीच होने वाले प्रकरण की तीव्रता को बढ़ा देगा। तो इसकी पहचान हम लोग कैसे करेंगे? पहचान, तो इसकी पहचान क्या होगी? जैसे चंद्रमा की चांदनी, चंद्रमा की चांदनी अगर इसका कहीं जिक्र होता है तो ये स्पष्ट होगा कि वहां पर वो नायक नायिका के मन की तीव्रता को बढ़ा रहा है। हवा का धीरे धीरे चलना, हवा का धीरे धीरे बहना या चलना, है ना। और यहां पर फूलों का खिलना, फूलों का खिलना, फूलों का खिलना, कोयल का बोलना, कोयल का बोलना। अगर ऐसे शब्दों का, ऐसी पहचान का हमें कहीं भी जरा भी जिक्र मिलता है तो हम ये पहचान पाएंगे वहां पर उद्दीपन विभाव है। जो भी वहां प्रसंग था उसकी तीव्रता को किसी दूसरे ने आके बढ़ा दिया है। तो यहां हम उदाहरण समझ पाएंगे। इसके उदाहरण को समझोगे तो आपको बात स्पष्ट होगी, बिल्कुल स्पष्ट होगी। हम लोग उदाहरण देखते हैं। उदाहरण है रजनी की रोई आंखें। रजनी की, रजनी मीन्स रात, रजनी की रोई आंखें, रजनी की रोई आंखें आलोक बिंदु टपकाती, रजनी की रोई आंखें आलोक बिंदु टपकाती, तम की काली छलनाएं, तम की काली छलनाएं उसको चुप चुप पी जाती, उसको चुप चुप पी जाती। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो रचना है वो जयशंकर प्रसाद जी की है। जयशंकर प्रसाद। और यहां पर देखो हमें क्या समझ में आएगा, रजनी की रोई आंखें। तो रजनी रात रो नहीं रही है। रजनी की रोई आंखों का अर्थ है कि जो ओस पड़ रही है रात की वजह से, जो ओस पड़ रही, आलोक बिंदु टपकाती, वो जो आंसू के रूप में, जो मोती के रूप में ओस पड़ रही, ठंडी हवाएं जो चल रही, उसका जिक्र किया गया है। और तमकी कलिनी काली छलनाएं उसको चुप चुप पी जाती। तो यहाँ पर अगर उस स्थान पर नायक नायिका हैं तो उसकी प्रेम प्रसंग की तीव्रता को बढ़ाने के लिए ओस वाली रात का प्रयोग किया गया है। इसलिए यहाँ पर कौन सा विभाव है? विभाव का भी भाग है उद्दीपन विभाव। तो रजनी की जो रोई आंखें हैं, यहां पर आप देख पाओगे रजनी की रोई आंखें, इसमें ये उद्दीपन विभाव है। ये क्या है? उद्दीपन विभाव, क्योंकि ये उस प्रसंग की तीव्रता को बढ़ा रहा है। उद्दीपन विभाव। पिछले वाले उदाहरण में भी हमने लोगों ने उद्दीपन विभाव देखा, यहां भी उद्दीपन विभाव समझने का प्रयास किया। तो ये हमारे पास क्या है कि उद्दीपन विभाव। तो उद्दीपन विभाव क्या होगा? जहां पर कोई पर्यावरण, कोई प्राकृतिक साधन, कोई अन्य साधन नायक नायिका के मन की तीव्रता को क्या करेगा? बढ़ा देगा, वहां होगा आपके पास उद्दीपन विभाव। तो प्यारे विद्यार्थियों, सभी से उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आपको क्लास बहुत समझ में आई होगी। चीजें बहुत स्पष्ट पढ़ाने का प्रयास किया गया, आपको बताने का प्रयास किया गया। सभी लोग क्लास को एक बार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। जितना अधिक से अधिक हो सके अपने दोस्तों के पास, यार मित्रों के पास क्लास को शेयर करें। हम लोग अधिक से अधिक विद्यार्थियों को जोड़ पाए। और हम लोग पुनः मिलेंगे अगली क्लास में आगे के टॉपिक के साथ।
हम लोगों ने यहाँ विभाव पढ़ लिया है, तो अगली क्लास में हम लोग अनुभाव पढ़ेंगे। तब तक सभी विद्यार्थी पढ़ते रहें। जय हिंद। क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। शेयर जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को जोड़ने का प्रयास करें। धन्यवाद।